हाँ ओके, तो हम इसको क्या कहेंगे? ध्वनि हमारा मौखिक रूप है और वर्ण हमारा लिखित रूप है। ठीक है, अब देखिए वर्णों को कितने भाग में बांटा गया है? मैम 2 भाग में। कौन कौन सा? मैम स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब प्रश्न उठता है कि स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? मैम यस, वन बाय रूप से होता है, अर्थात जिनके बोलने में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे स्वर कहते हैं। यानी कि स्वर जो है वो एकदम स्वतंत्र है। जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो और किसी का ध्वनि कोई भी वर्ण उसमें शामिल नहीं होता, यानी स्वर क्या है? स्वतंत्र है। अच्छा, स्वर होते कितने हैं? कितने होते हैं मैम? 11। हाँ, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? मैम जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यस, क्योंकि अगर हम क लिखते हैं, ठीक है, देखिए क अगर हमने लिखा तो क में जब तक नीचे हलंत नहीं लगा है, ठीक है, तब तक क्या है? क से अ जुड़ा हुआ है। अच्छा, आप क का उच्चारण करके देखिए। क, जब क बोलते हैं तो लास्ट में ऐसा लगता है कि उसके साथ हमने अ भी बोला है। क्लियर यहाँ पे? यानी व्यंजन जो होता है वो हमेशा स्वर की सहायता से बोला जाता है। जब हम व्यंजन को स्वर से अलग करते हैं तो हम क्या करते हैं? क में हलंत की चिन्ह लगाते हैं। अगर क में हमने हलंत का चिन्ह लगा दिया तब ये क्या हो जाता है? स्वर रहित हो जाता है, यानी स्वर इससे अलग हो जाता है। समझ में आया? अच्छा, कोई ये बताएगा कि स्वर तो 11 होते हैं परंतु व्यंजन कितने होते हैं? 25। कितने? वो इंग्लिश में होते हैं, वो अंग्रेजी में होते हैं। 36। यस, तो व्यंजन कितने होते हैं? अच्छा, अब देखिए ये तो हमने जान लिया कि आपके वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है ना? उसके बाद से इरेजर क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, तो वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, और स्वर क्या है, और व्यंजन क्या है। ठीक है, अब देखिए, अब आप कहोगे कि मैम इसमें तो जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो ढेर सारे उसमें आते हैं, जैसे अ आ ई ई उ ए ऐ ओ अ अं अह। ये 11 से तो ज्यादा है। ठीक है, अब उस जगह पे हम देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं 11 तो आपके स्वर होते हैं। उसके बाद अंग, अंग किसे कहते हैं? अंग, अंग क्या है? जो अंग है तो ये मात्रा है, ये हमारा क्या है? अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार। ठीक है, अनुनासिक किसे कहते हैं? जब हम अंग पर चंद्र बिंदु लगाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? अनुनासिक होता है। ठीक है, अब देखिए अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है? अनुस्वार का जब हम उच्चारण करते हैं अंग, तो हमारा जो श्वसन क्रिया है वो सिर्फ नाक से निकलता है। अंग, है ना? अंग, अंग का उच्चारण करते हो तो सिर्फ नाक से उस आवाज हमारी आती है। परंतु जब अनुस्वार का, अनुनासिक का उच्चारण करते हैं तो नासिका और मुख दोनों से आवाज आती है, दोनों से ध्वनि आती है। जैसे आप कहिए अंग, यानी नाक से आई अंग, अंग, तो जब अंग का उच्चारण करते हैं
तो नासिका और मुख से दोनों से घर्षण करते हुए आता है। अब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि अनुस्वार, अनुनासिक और अह। अह क्या है हमारा? विसर्ग। क्या है? विसर्ग। ठीक है। तो जब आपके सामने सिर्फ इसकी निशान आए तो ये आपका अनुस्वार है। आपके सामने जब चंद्र बिंदु का चिन्ह आए तो ये अनुनासिक है। आपके सामने जब ये दो आए विसर्ग चिन्ह तो ये क्या है? विसर्ग। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। तो आप बस बताओगे कि स्वर 11 होते हैं, फिर एक अनुनासिक होता है, अनुस्वार होता है और विसर्ग होता है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब हम आते हैं व्यंजन पे। ठीक है। आपको पता होगा कि व्यंजन जो है वो तो कका का पूरा ज्ञान तक व्यंजन कहलाता है, लेकिन 5 इसके स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? कवर, कवर, चवर, तवर, पवर और पवर। पवर। देखिए कवर आप सब लोगों को आप लोगों को आवाज मेरी आ रही है ना? ओके। तो देखिए 5 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 5 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? कवर, चावर, दावर, पावर और टावर। ठीक है। इस क वर्ग में 5 होते हैं। क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है। च, छ, ज, झ और इया। त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ और म। और ट वर्ग में ट, ठ और ड और ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ और ड़। ठीक है। अब देखिए ये हमारे 5 जो होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं, और इस 5 में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। उसके बाद हमारे पास आता है अंत्यस्थ। अंत्यस्थ किसे कहते हैं? अंत्यस्थ जैसे कि कौन कौन से वर्ड अंत्यस्थ व्यंजन में आते हैं? य, यस। 4 हमारे क्या होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। 5 वर्गों में कौन कौन से आते हैं? क, व, च। अब इन 5 वर्णों को जब जोड़ोगे तो कितने वर्ण उसमें आएंगे? 25। कितने आएंगे? 25। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है। ऊष्म व्यंजन। अब देखिए ऊष्म व्यंजन हमने कहा था कि जब इसका उच्चारण करते हैं तो घर्षण होता है, और इसी ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण करते समय हवा तेज गति से मुंह से रगड़ खाने के कारण उष्मा यानी गर्मी, जब हम देखो आपने उसमें पढ़ा होगा SST में कि पत्थर के रगड़ने से चिंगारी निकली और उसी से आग का आविष्कार हुआ, तो वही उष्म कह रहे हैं। यानी जब हवा घर्षण करते आती है तो उसमें कुछ गर्मी सी लगती है, रगड़ खा करके आती है। तो वही तो कह रहे हैं कि इसका उच्चारण करते समय हवा क्या है? रगड़ खाने के
कारण उसमें गर्मी सी पैदा होती है और हल्की मोटी सी आवाज आती है, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? स, ख, स और ह। उसके बाद हम आते हैं इस पे अंत्यस्थ व्यंजन पे। ठीक है, अब अंत्यस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो भैया अंत्यस्थ व्यंजन का मतलब ये बड़ी घमंडी टाइप की व्यंजन वर्ड होते हैं। ये जब अपना उच्चारण करते हैं तो इनकी जिह्वा जो है वो पूर्ण रूप से किसी भाग को टच नहीं करती है ना? तो उसको हम क्या कहते हैं? अंत्यस्थ। और अंत्यस्थ व्यंजन के कितने वर्ण होते हैं? 4। कौन कौन से? य, र, ल और व। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इसी में एक व्यंजन होता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब होता है जोड़ना। जहाँ पे 2 वर्णों को जोड़ करके किसी एक वर्ण का उच्चारण होता है उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो भैया संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन कौन से? त्र, छ, ज्ञ और श्र। अब देखिए त और र से मिलकर कौन क्या बना है? त धन र से मिलकर क्या बना है? त्र। समझ में आया? छ, छतरी वाला छ। क, और ध्यान रहे इसमें हलंत का उपयोग करना है, नहीं करोगे जब उसको तब वो आपका अ उसमें जुड़ा रहेगा, और जब अ जुड़ा रहेगा तो वो आपका माना नहीं जाएगा। इसलिए जब भी संयुक्त व्यंजन का करना होगा तो उसमें हलंत जरूर लगाएगा। तो क में हलंत क और श, सटकोर वाला श। अब ये क्या बन जाता है? छ, सटरी वाला छ। ठीक है, अब ज्ञानी, जो ज्ञ से ज्ञानी, अब ये ज्ञानी जो है ज्ञ, ये किससे मिलकर के बना है? कौन? 2 वर्णों से? ज। किससे? ज और इय, है ना? इससे मिलकर के क्या बना है? ज्ञ। ठीक है, श्र, तो श और र से मिलकर क्या बना है? श्र। यानी जहाँ पर 2 वर्णों को जोड़ करके किसी एक वर्ण का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। सही है? यहाँ पे समझ में आया आपको? आपको समझ में आया? यस मैम। यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? सारे जितने बच्चे हैं सबको समझ में आया है ना? जितने बच्चे हैं सबको समझ में आया है? तो बच्चों देखिए, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ठीक है, और आपका होमवर्क रहेगा कि जितना भी मैंने ये मेन पॉइंट जिस तरह से इस पे लिख करके समझाया है, ठीक है, उसको उसी तरह से अपने कॉपी में ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, समझ में आया? और एक बार इसको वापस से दोहरा लीजिएगा। समझ में आ रहा है? ओके मैम। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई परेशानी यस मैम। अगर देखिए एक बार और हम इसको शॉर्ट में समझा देते हैं कि देखिए वर्ण और ध्वनि दोनों क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, वर्ण भाषा का मौखिक रूप है और ध्वनि भाषा का वर्ण भाषा का लिखित रूप है और ध्वनि भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, उसके बाद आता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? भैया वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं? स्वर जो एकदम स्वतंत्र रूप से बोला जाए, जिसमें किसी प्रकार की सहायता किसी वर्णों से ना ली जाए, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वर हमारे कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है व्यंजन।
व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोला जाता है, ठीक है। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 कितनी होती है? 33। उसके बाद हम आते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के कुल 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर जिसका उच्चारण करते समय थोड़ा कम समय लगे उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, छोटी ई, छोटा उ, है ना। और दीर्घ स्वर जिसको ह्रस्व स्वर की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा समय लगे उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, बड़ी, बड़ा, है ना। उसको हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। उसके बाद आता है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर यानी ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा उसमें तिगुने का समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, है ना। तो दोनों की अपेक्षा इसमें तिगुने का समय लगा, इसलिए इसको हमने क्या कहा? प्लुत स्वर कहा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं व्यंजन पे। तो व्यंजन के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंत्यस्थ व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय वर्ण जो है वो घर्षण करते हुए बाहर है, कंठ अपने मतलब मुखमंडल के भाग को छूते हुए जब उसका उच्चारण होता है उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। और 5 को मिला करके उसमें 25 की संख्या होती है। ऊष्म व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय हवा तेज गति से रगड़ खाते हुए आती है उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन के भी 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? स, ख, स, ह। और ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन, या अंत्यस्थ व्यंजन क्या है? तो अंत्यस्थ व्यंजन का उच्चारण करते समय जिह्वा यानी जीभ पूर्ण रूप से किसी भी भाग को टच नहीं करती है, उसको हम क्या कहते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंत्यस्थ व्यंजन के कितने वर्ण होते हैं? तो भैया 4 वर्ण होते हैं, य, र, ल, व। उसके बाद आता है हमारा संयुक्त व्यंजन, यानी 2 वर्णों को जब आपस में मिला देते हैं और एक नए वर्ण का कहते हैं उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन के भी कितने वर्ण होते हैं? तो 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? त्र, य, श्र और छतरी वाला श। इतना आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। मैम, हाँ बोलो। मैम ये आप कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? मैं सेकंड पार्ट पढ़ा रही हूँ, वर्ण विचार। आपको पढ़ाया नहीं गया था। अच्छा ठीक है। ओके, अब ये मैम मेरे पास किताब नहीं थी इसलिए नहीं पढ़ा। ओके, तो अगर किताब लेना चाहो तो ले लो, स्कूल में बुक आ रही है, ठीक है। तो आप ये मेन पॉइंट था जो आज हमने बताया है ना, वर्ण, स्वर, व्यंजन, ये सब क्या था? मेन पॉइंट था। और इसको आज हमने, अब देखिए एक चीज और रह गई है, ये जो व्यंजन है इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। स्पर्श व्यंजन में 25 आते हैं, उसमें 4, अंत्यस्थ में 4 और संयुक्त में 4। इस प्रकार वर्णों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 52। कितनी हो जाती है? 52। यानी स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर के वर्णों की संख्या कितनी होगी? 52, है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? ठीक है। तो आज का आपका मतलब है कि
जितना भी आज मैंने चर्चा किया है उनको आप उसका मेन पॉइंट अपने कॉपी में लिख लेंगे, है ना, और उसको दोबारा से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद अगर उसमें कोई चीज रह गई हो जो नहीं समझ में आई हो उसको आप हमसे पूछेंगे, ठीक है। और किताब की सहायता नहीं लेंगे क्योंकि हमने इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया है एक एक चीज पूरा लिख करके कि आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ध्यान रखने के बाद अपने कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से दो काम होगा, एक तो आपका काम भी कंप्लीट होगा और आपको बहुत अच्छे ढंग से वो याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आप लोग अपना लंच, ठीक है, इट्स योर लंच टाइम, एंजॉय योर लंच, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Did you also पता हम ये क्यों